नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। हम हैं एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, जहां पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजा राम निषाद, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, आज इनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ सरकार से संबंधित वो सवाल करेंगे जिन सवालों का जवाब आज के दौर में जनता का हर व्यक्ति उनके मन में पनपता है और जानना चाहता है। तो नेताजी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को हो, और आप एक आईना के रूप में आपका चैनल जो देश और समाज को सच्चाई हकीकत से रूबरू कराता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। नेताजी, बहुत कुछ बातें ना करते हुए सीधे सीधे हम सवाल करना चाहेंगे कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है, आज जो देश का माहौल है, जो देश की राजनीति है, जो देश का युवा है, आज के डेट में जो लोगों के बीच में इस बात की चर्चा है कि जहां पर देश के युवा को रोजगार चाहिए, जहां पर आज के देश के युवा को नौकरी चाहिए, देश के युवा की तरक्की उसकी शिक्षा में, उसके बेहतर स्वास्थ्य में है, उसकी रोजगार जो है बेरोजगारी के दूर होने में है, वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश और केंद्र में है, वो बिल्कुल धर्म के नाम पर उन्हें इस तरीके से लगाने का काम करती है जिस तरीके से पेरियार ललई सिंह यादव और पेरियार रामास्वामी ने कहा था कि धर्म एक ऐसी नशा है कि यह एक ऐसी अफीम है, धर्म एक ऐसी अफीम है कि इसकी लत जिस व्यक्ति को लग गई उसका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी भगाना सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को धार्मिक बनाना सरकार की जिम्मेदारी है? दोनों में आप क्या पसंद करते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए, और उसके एक सिस्टम, उसकी एक सीमा है, और सीमा का मतलब, धर्म का मतलब जानते क्या है? माँ माता है, माँ माता होती है, और जो पत्नी होती है वो माँ नहीं हो सकती, माँ पत्नी नहीं हो सकती। धर्म ये दर्शाता है, इसलिए मैं धर्म की सख्त आवश्यकता नहीं नेताजी, इंसानियत एक मिनट नेताजी, इंसानियत क्या 2014 के पहले नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही लोगों के भीतर इंसानियत आई? 2014 से पहले और लोगों में इंसानियत नहीं थी? नहीं, इंसानियत की बात तो अब भी थी, आज भी है, लेकिन एक चीज़ भाईचारा की जहाँ तक लोग बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की लोग बात करते थे, तो मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि जब मुसलमान भाइयों की ताजिया उठती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे हिंदू भाई लेते थे, हमारी बहन बेटी माताएं लेती थी, सिन्नी के रूप में चढ़ाती थी और कंधा लगाकर उस ताजिया को उसके मुकाम तक पहुँचाने का काम करते। ये भाईचारा था। लेकिन आज क्या है? आज कट्टरता है, एक दूसरे के धर्म के पर लड़ाई है। एक व्यक्ति एक समाज धर्म की बात करता है तो हम बिना धर्म के कैसे जीवित रह सकते हैं? हम इंसान हैं, हमें माता में माँ भी स्त्री हमारी है, पत्नी भी हमारी स्त्री, हमारी बहन भी स्त्री है, लेकिन धर्म सिखाता है कि माँ के स्त्री के रूप में हमें माँ के रूप में देखना है, हमें स्त्री को स्त्री के रूप में देखना, हमें बहन के रूप में देखना। इसी को धर्म कहा जाता है। और धर्म नहीं रहेगा तो धरा का धरा तो ही सिखाती हमको है। नहीं नेताजी, जैसे देखिए, धर्म का मतलब है कि धर्म पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। धर्म तो एक अटल सत्य है, धर्म एक सनातन है। लेकिन क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हम अपने धर्म की बुराइयों को ना देख करके, अपने धर्म के जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव को ना देख करके दूसरे धर्म के हलाला और औरंगजेब की कब्र को हटाने में ज़्यादा व्यस्त रहे, या अपने आप को अपने धर्म, अपने मजहब, अपने पंथ, अपने संप्रदाय में मुकम्मल होने की जरूरत है? क्या कहना? देखिए, मैं पहली चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय पहले भारतीय है। कोई जब विदेश जाएगा, देश को छोड़ करके सबसे पहले भारतीय के रूप में देखा जाएगा, उसके बाद चाहे हिंदू के रूप में देखा जाएगा, चाहे मुसलमान के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर वो भारत में बुराई अंग्रेजेब के द्वारा खड़ी हो रही है, अगर भारत में मुगल सोच की बात काम कर रहे हैं लोग, अगर भारत में भारत के यहाँ के राम नाम जो भारत की पहचान है, जो भारत की संस्कृत सभ्यता है, जो रामचरितमानस सिखाता है कि वही जो था, वही बाबर के बच्चे सुजा और जो मुराद थे, उनके जो 4 लड़के थे, और उनको जो क्या था, एक भाई ने तीनों भाई का सर काट करके बाप को थाल में सजा कर दे दिया और राजपाट करके नजरबंद कर दिया। और वही राम थे कि एक बाप के एक वचन को निभाने के लिए राजपाट को लात मार करके और जा करके 14 वर्ष जंगल में बिताने का काम किए। तो इन चीज़ पर आप बात करिए, इस तरह की बात करें, रामचरित मानस की बात करें, उसके मानस को चरित्र में उतारने की बात है, ये देखने की जरूरत है। चलिए ठीक है। वैसे आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि राम, भगवान राम, अल्लाह, हिंदू, मुसलमान, भारत पाकिस्तान के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बड़ा अव्वल होता है। उसमें कोई भाजपाई को हरा नहीं सकता है।
लेकिन थोड़ा हम लोग इससे हट करके बात करेंगे इस मुद्दे मनोज, से। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय जी, कि लोग महंगाई की बात करते हैं। मैं मानता हूँ लोग कुछ कहते हैं। मैंने एक दिन देखा कि कई लोग जुटे तो कहे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी महंगाई ला दिया। मैंने कहा बहुत महंगाई ला दिया कि 10 रुपये में टमाटर लोग जो है खरीद करके खा रहे हैं, वो भी 5 रुपये किलो भी खेत में जुतवा दी गई। लेकिन मैं कहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी के आने से हम महंगाई चरम सीमा पर हो गई, तो पाकिस्तान में भैया कौन सी भारतीय जनता नहीं, पार्टी? पाकिस्तान नेताजी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान में कौन सी है? कौन सी वहाँ बड़ी पार्टी किससे डबल महंगाई, वहाँ ट्रिपल महंगाई है? कि अगर मेरे यहाँ राशन 30-32 रुपये में आटा बिकता है, तो वहाँ 150 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 200 रुपये का टमाटर बिक रहा है, 600-700 रुपये किलो मुर्गा बिक रहा है, 1000-1200 रुपये बकरा बिक रहा है, और तमाम चीज़ें देख लीजिए, चाहे वो खाद्यान्न को, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, तो वहाँ कौन सी भाजपा भैया है? मुझे तो कहने का मतलब है कि जो भारत की महंगाई है उसकी तुलना महंगाई नहीं है, पाकिस्तान से। महंगाई नहीं है, तुलना पाकिस्तान से नहीं, सऊदी से करिए, दुबई से करिए, कहीं से करिए, पूरी दुनिया में करिए। हमारी सबसे बड़ी भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया की है, उसके बाद भी हमारे देश में इतना बढ़िया सामंजस्य चल रहा है कि हर व्यक्ति कोई भूखा नहीं है। गरीबी, लोग गरीबी की बात करते हैं, आप बताइए गरीब कौन है? चलिए मुझे शराब की दुकान पर दिखाओ कितने गरीब है, मुर्गी मछली अंडा की दुकान पर दिखाओ कितने गरीब है, चलिए मुझे आप गरीब दिखाओ। आप गरीब हो, कोई दिमाग से कोई गरीब रह गया, बाकी कोई खाने बगैर नहीं मर रहा। गरीबी हम लोगों ने देखा कि हमारे बाप दादा जो थे हांडी में साग पकाते थे और उसमें चूरा चूरा करके डालते और डालते जाते पकाते थे, और एक बीड़ी 3 बार बुझा करके पीते थे। आज तो लोग मोटरसाइकिल से लैटरिन करने जाते हैं, 100 रुपये गुटखा पीते हैं, उसके बाद बियर शराब पी करके रोड पर घूम रहे हैं, बढ़िया 5 स्टार में बढ़िया जा करके डिनर करे। गरीबी है क्या? कौन सा बहाना रोना आप लोग रो रहे भाई? ये गरीबी इसको कहते हैं? नहीं नेताजी, समस्या तो मणिपुर में भी है। चलिए मणिपुर पाकिस्तान, क्यों? आप भारत में है, पाकिस्तान देश में तो चले गए, मणिपुर एक बार में मणिपुर में भी क्या? चलिए ना। भाई क्यों नहीं एक बार मणिपुर में मणिपुर चलूंगा? पर काहे नहीं मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और योगी जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर योगी मोदी आज इसमें जानते क्या है कि भारत के भाग विधाता है, भारत की गौरव गाथा है, पतित पावनी निर्मल गंगा हिमालय भी शीश झुकाता है, और धरती जैसा धैर्य जिसका सागर जैसा लहराता है, और सारे जहां का हिंदू बोल रहा है योगी से मेरा नाता है। मोदी, आज योगी और मोदी ने भारत की पहचान, जिस देश में मैं रहता हूं उस देश से मेरी पहचान होती है, लेकिन उस देश की पहचान, लेकिन उसी देश, जिस देश की पहचान अगर नेताजी, अगर देश की पहचान मोदी और योगी से हो रही है, तो क्या मणिपुर में इसी वजह से नहीं? मणिपुर लेकर के क्यों पूरे भारत की बात आप करें? नहीं, क्या मणिपुर भारत से अलग है? एक छोटे जिले की बात क्यों करें, छोटे प्रदेश की बात करूं, भारत की बात आप करिए ना। क्या मणिपुर की बहन बेटियां भारत की बहन बेटियां नहीं? नहीं, हमारी आपकी बहन बेटियां हैं, सबकी बहन बेटियां हैं, लेकिन जितना हमारे जिस सूझबूझ से महामंत्री प्रधानमंत्री महोदय जी ने उस व्यवस्था को कंट्रोल करके रखा है, मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई नहीं कर पाता। आप कुंभ देख लीजिए। अच्छा, कुंभ की अगर बात करें, कुंभ देख लीजिए आप नेताजी, कुंभ में जो इतनी बड़ी घटना घटी है, जो इतनी बड़ी अव्यवस्था हुई है, अव्यवस्था के आधार पे जो इतनी बड़ी देखिए, कुंभ के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, चांद तारे सूरज इतिहास लिखेंगे, और पूरे विश्व का रिकॉर्ड प्रयागराज लिखेंगे, और महाकुंभ के मतलब कुंभ में लिखेंगे, मतलब कुंभ में जो लोग मर गए, जो लोग कुंभ में मर गए के सफलता का राज लिखेंगे। अब कहाँ नहीं लोग मरे? अभी एक बाबा थे, कौन सा बाबा थे, 128 लोग मर गए, जहाँ लाखों लोगों की भीड़ नहीं थी, वहाँ तो करोड़ों करोड़ों की भीड़ है। तो कुछ न कुछ घटनाएं तो आम नहीं। तो जब व्यवस्था नहीं थी नेताजी, देखिए, अगर बागेश्वर बाबा ने कहा नहीं, था, मैं कहता हूँ क्या कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री वहाँ होता और कोई वहाँ का कोई भी होता, वहाँ का जो देखने वाली व्यवस्था को, तो क्या घटनाएं नहीं घटती? क्या गारंटी लिख करके आप दे सकते हैं? नहीं, बागेश्वर बाबा ने कहा था। नहीं, बागेश्वर बाबा की बात मैंने नहीं, बागेश्वर बाबा को आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप मानते हैं कि नहीं? बागेश्वर बाबा ने कहा था जो कुंभ में नहीं आएगा, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा था जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। तो क्या देशद्रोही बात मैंने कभी सुना नहीं? अरे उनका वीडियो है हमारे पास, उनका वीडियो है, उनका वीडियो है। तो उनकी खुद की मर्जी होगी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो खुद का उनका सुझाव होगा, उनके खुद की। जब व्यवस्था नहीं थी, जब जगह नहीं थी, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में प्रयागराज कुंभ में बुलाने की क्या जरूरत थी? हत्या करने के उद्देश्य से बुलाया गया। घर मोदी जी ने लेटर भेज करके बुलाया था, योगी जी ने लेटर भेज करके क्यों? योगी जी ने निमंत्रण दिया था, योगी जी ने निमंत्रण दिया था। नहीं, निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने कुंभ लगवाया जैसे हर वर्ष लगता है। नहीं, योगी जी हर वर्ष कुंभ नहीं लगता, उन्होंने नहीं पैदा किया हो, तो पहले की परंपरा है, जो परंपरा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने ये कहा कि हिंदू समाज के लोगों ने, अगर उन्होंने लेटर भेजा हो कि कुर्सी 100 है, उन्होंने 500 लोगों को मंगाया, तो मुझे आप कहिए, मैं उस चीज को मानता हूँ कि योगी मोदी गलती है, लेकिन उन्होंने किसी को लेटर, तो परंपराओं को उन्होंने कायम रखा। अब ये सबसे बड़ी सफलता है कि योगी मोदी ने इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी आधी आबादी दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल कर ले गए। ये तो समझ लीजिएगा कि एक इतिहास लिखा जाए। मैंने कहा ना कि चांद तारे सूरज इतिहास लिखेंगे, छूटा विश्व का रिकॉर्ड प्रयागराज लिखेंगे, और महाकुंभ के प्रयास सफलता का राज लिखेंगे, योगी मोदी का सफल प्रयास लिखेंगे। चलिए ठीक है नेताजी, कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपको प्रिय नेताओं में सबसे बेहतर नेता कौन लगता है?
भारत में असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी में से किसी एक को अगर चुनना हो तो किस मैं असदुद्दीन ओवैसी के साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि शायद नहीं, आप बताइए। मेरी बात सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को शायद पता नहीं कि अगर 600-700 साल मुगल हमारे देश में राज किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं कि हल्दी घाटी से लेकर के दिवेर की घाटी तक हमारी सेनाओं ने उनको गाजर मूली की तरह 6 बार काटने का काम किया था। तो किसी ने कहा था कि राणा प्रताप के चलिए कोई बात नहीं, हम अगली बात ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप भारत देश में राहुल गांधी को बेहतर नेता मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब? मेरे साथ करिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी विश्व सितारे हैं, राहुल पागल गांवारों सा। मोदी जी विश्व सितारे हैं, राहुल पागल गांवारों सा। और हिंदू को हिंसक कहता है, हिंदू मिलकर पत्थर मारेंगे। और जो भारत माँ का अपमान करे वह नालायक कहलाता है। कुर्सी तो मिलना दूर, बहुत गलियों में पत्थर खाते हैं। राहुल तो गलियों में पत्थर खाएगा, हिंदुस्तान के गली गली में पत्थर खाएगा। आवाज नहीं आकर के आने वाली समय में आप देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ वो पागल जैसी बात करता है। जिस धरती का पानी पीता, जिस धरती का अन्न खाता है, जिसे माँ कह करके हम लोग पुकारते हैं, माँ करके हम लोग पूछते हैं, हम लोग सजदा करते हैं, उसी धरती का अपमान कहता भारत माता कौन है? वो तो खुद अपने जीवन के बारे में नहीं जान पाता कि कैसे। कोई नाच में कह रहा था ना भैया, हर राजा के घर हाथी देखे, लोहरा के घर भाटी देखे, यादव के घर लाठी देखे, तीनों तीन जात के ना भैया। तो खुद नहीं अपने आप को राहुल गांधी को पता है कि किस समाज और किस जात के और कौन से हिंदू धर्म। ठीक है नेताजी, कोई बात नहीं नेताजी, अब राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा आपके क्षेत्रीय स्तर पे आते हैं। आपके क्षेत्रीय स्तर के एक नेताजी हैं और वो नेताजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठबंधन के साथ मंत्री हैं। और एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मात्मा निषाद, जो आपके बिरादरी से हैं, आपके समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी आत्महत्या करने से पहले ये कहा कि हम इसलिए अपनी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि हमने जिनके लिए संघर्ष किया, जिनके लिए हमने मेहनत किया, जिनके लिए हमने लाठियां खाई, जिनके लिए हमने भूखों रह करके उनको आज इस स्थान पे पहुंचाने में अपना योगदान प्रदान किया है, वो लोगों के हत्यारे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे नौजवानों के सपनों की हत्या करने में लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? धर्मात्मा निषाद के साथ में खड़े हैं या मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के साथ खड़े हैं? देखिए, मंत्री हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सदस्य हूँ और मैं उनके टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप संजय निषाद के साथ हैं कि धर्मात्मा निषाद? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं जोगी मोदी के साथ हूँ। हाँ, धर्मात्मा निषाद के साथ मेरी संवेदना है। उनकी आत्मा को ईश्वर जो शांति दे, उनके परिवार को ताकत दे, उनके परिवार को सहन शक्ति दे। मैं इसके लिए उन्हें अपने आत्मा से और ईश्वर से निवेदन करता हूँ। लेकिन रही बात जहाँ तक संजय निषाद जी की, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समर्पण की जरूरत है। अगर समाज का नेता हो, चाहे किसी का नेता हो, चाहे किसी प्रकार की राजनीति का, समर्पण चाहिए। कहीं न कहीं समर्पण की कमी है, चाहे वो डॉक्टर संजय के रूप में हो और चाहे किसी नेता के रूप में हो। क्योंकि हमें एक सुई उठाने के लिए जब तक हमारी पूरी शरीर समर्पित नहीं होती है, तब तक हम सुई को नहीं उठा सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं, इसे समर्पण की कमी है। इसलिए मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का बड़ा चेहरा कौन है, डॉक्टर संजय निषाद या मुकेश साहनी? देखिए, समय होती है, कहने सब पुरुष नहीं होते है। समय हो तो बलवान, वही गांधी, वही अर्जुन, वही धनुष, वही बाण। सारे भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। वो चेहरा ना मुकेश का अभी वो है और ना मुकेश चल पाए, क्योंकि जब मुकेश समाज दलितों निषाद समाज का, आप निषाद समाज से बिलोंग करते हैं, तो सवाल आपसे बनता है कि निषाद समाज का हितैषी कौन? देखिए, एक चीज़ मैं कहूँ, दो चीज़ हमारे अंदर आई। वो जो सच्चाई है कि कभी नेता ने सच्चाई से अगर समाज को चाहा तो समाज ने नेता को नहीं पहचान पाया, और जब समाज ने नेता को चाहा तो नेता ने समाज को धोखा दे दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चेहरे हैं दिखे, लेकिन चेहरे में समर्पण की कमी दिख रही है, जो समर्पण होना चाहिए। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आपको कोई चीज़ पर्याप्त नहीं। जैसे सरदार भगत सिंह ने समर्पण दिया देश के लिए, अशफाक उल्लाह खान ने समर्पण दिया देश के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्पित किया देश के लिए, आज हमारे उसी तरह माननीय योगी और मोदी जी देश के लिए समर्पण है और समर्पित हैं। इसलिए कहा गया ना कि हजारों साल से जख्मी किया भारत की छाती को मिटाना चाहा खुशबू राम की, भारत की माटी से मिला वरदान, भारत माँ को राम की खुशबू फैलाए, दुनिया करती है सलाम, अवध में राम को लाया। नहीं, ठीक है नेताजी, आप फिर आगे दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोकसभा के भी प्रत्याशी रहने के साथ साथ कई प्रकार के चुनावों का आपके पास अनुभव है। तो राजा राम निषाद, जिनसे हमारी अभी बातचीत हो रही है, ये नेताजी आगामी समय में अपने आप को राजनीति में बरकरार रखने के लिए या किसी सदन में जाने के लिए क्या तैयारी में लगे हैं? जनता के बीच में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सीधे सीधे आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति बहुत अच्छी चीज़, करने वाले गंदे हो गए। इसी राजनीति के तहत
हमारे देश के महापुरुषों ने कुर्बानी दे करके भारत को आज़ाद कराने का काम किया। न मैं सांसद बनना चाहता हूँ, न विधायक बनना चाहता हूँ। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। यथाशक्ति जो मेरे पास शक्ति है कि मैं भूखा रह करके दूसरे को भूखा नहीं देख सकता। मैं रह लूँगा, मेरे अंदर क्षमता है। मैं नंगा रह सकता हूँ, दूसरे को नंगा नहीं देख सकता। मेरी ये सोच है। मुझे मंत्री और विधायक बनने में कोई रुचि नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मुझे भारत की पहचान चाहिए। और मुझे भारत के ऐसे व्यक्ति, आज योगी मोदी के साथ मैं स्नाते हूँ कि योगी और मोदी ने भारत की तकदीर लिखकर तस्वीर बदलने आया है। और भारत की तकदीर लिखकर तस्वीर बदलने आया है। और भारत माँ का बेटा है, भारत का मान बढ़ाया है। कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा फहराया, महाकुटी भारत की माटी भगवा रंग लहराया है। ये भारत की जो पहचान, उसका उस पर काम हो रहा है। और इसलिए मैं योगी और मोदी। अंत में नेताजी आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप उस वक्त को, उस दौर को याद करिए जब आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और आपके समर्थन में हेलीकॉप्टर रैली हुई थी, हेलीकॉप्टर से आपका प्रचार किया जा रहा था। तो उस समय आप क्या सोच रहे थे, और अब आपकी उस समय की सोच में और अब की सोच में अभी तक क्या परिवर्तन है? वही सोच है या अब के सोच में और तब के सोच में कोई परिवर्तन है? देखिए, एक चीज़, जब सिकंदर बादशाह बीमार हो गया तो उसको पता चला, तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि राजा राजपाट ले जाओ, हीरा मोती ले जाओ, सोने चांदी ले जाओ, मुझे स्वस्थ करो। लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाया। तब उसने कहा, क्या क्या जुर्म ढाते हो, छोटी सी जिंदगानी पर लोहे का किला बनाते हो, पत्थर और पानी पर जरा सोचो अंजाम क्या होगा। और गौरी मोहम्मद इस्लाम वाले थे, जहाँ से गया सिकंदर दोनों हाथ खाली थे। मेरे अंदर कुछ अज्ञानता रही, मैंने चुनाव को लड़ा, ठीक लड़ा, लेकिन अब मेरे अंदर ज्ञान आ गया कि चुनाव लड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन आज समाज के लोग जो, उनके अंदर समर्पण होना चाहिए, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सर्व समाज के प्रति समर्पण नहीं है। इससे मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी सोच खिन्न हो गई। इसलिए मैं चुनाव लड़ने का विचार नहीं करना चाहता हूँ। छोटा मोटा चुनाव अगर मिला, जिला पंचायत वगैरह का मौका मिला, छोटा सेवा करने का, तो एक छोटा सा दायरा है जिसमें मैं अपने लोगों की इच्छाओं को पूरा कर ले जाऊं, अपने लोगों के दुख सुख में शरीक हो पाऊं, किसी की बहन बेटी के शादी में जाकर के खड़ा होकर के उससे कम से कम आशीर्वाद दे पाऊं। अगर ये मौका मिला, अगर पार्टी ने उस लायक समझा, तो मैं इतना करने दे। बाकी बड़ा चुनाव लड़ने की मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं। मैं समाज में हमेशा एक सेवा के रूप में बना रहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है नेताजी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को बधाई हो।